हेलो एवरीबॉडी। सो आपने ऑलरेडी हमारा गुरु ज्ञान सीरीज़ बखूबी तरीके से लाइक किया, बहुत अच्छा लगा आप लोग को, और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और आपका ढेरों शेरों व्यूज़, आपका ढेरों शेरों कमेंट्स हमें बहुत उत्साहित कर रहा है कि हम ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत करते रहे, और आपके लिए ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट इंसाइट्स है, इससे आपके मार्क्स बढ़े। तो अब मेरा अगला वीडियो आने वाला है, और वो है आपके लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या सर कि इकोनॉमिक्स सीए इंटर के पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि हमें 35 प्लस मिलेगा, क्या तैयारी करके जाए हम, कैसे हम पूरा पेपर को पढ़ पाए, कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर पाए, किस तरीके से हम हमारी उसकी तैयारी रहनी चाहिए, सारी बातें। 35 प्लस लाना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि 40 मार्क्स के पेपर में 35 प्लस इकोनॉमिक्स में आराम से आ सकता है, और मेरे को लगता है ये लाने के ऊपर आप सक्षम रहेंगे। और उसके लिए कुछ टिप्स आपको फॉलो करने हैं, और वो कुछ ये हैं। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एफएम का पेपर डिकोड किया है आपके आगे, और अब मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर आपके ऊपर बताने वाला हूँ कि यार ये वाला पेपर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को लगता है बच्चे स्किप करते हैं, और वो ये है कि वो टू दी पॉइंट नहीं रहते। तो आपको क्या है ना, इकोनॉमिक्स के पेपर में टू दी पॉइंट रहना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर 2 से 3 नंबर का है तो आपको एग्जेजरेट करने का दरकार नहीं है। आप अगर एकदम टू दी पॉइंट, एकदम क्रिस्प आंसर लिखेंगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट आंसर मिलेगा। बेकार का ख्याली पुलाव बना के वहाँ लाभ नहीं है। आपको पर्टिकुलरली मेन पॉइंट्स को हैमर करना है। अब उसमें 2 पॉइंट हो कि 3 पॉइंट हो, आपको ज़बरदस्ती का टालना नहीं है आंसर को कि यार और लिख देते हैं इसमें। सेकंड, कभी भी ना एब्रीविएशंस या फिर एरोज मत यूज कीजिए पेपर में। मैं देखता हूँ बच्चे कुछ भी समझाने जाते हैं ना, तो वो ऐसे बोल देते हैं कि इसके 2 टाइप्स है, ऐसे। ये वाला काम आप एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। ये टीचर्स आपको समझाने के लिए यूज करते हैं ताकि चीज रिटेन आसानी तरीके से रहे। बट वेन एवर यू एक्सप्रेस सच थिंग इन एग्जाम, यू शुड नॉट डू लाइक दैट। यू शुड ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। कोई डिफरेंस है तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अदरवाइज आपको ये काम नहीं करना है। सर तो क्या हम ग्राफ्स नहीं बनाए? बिल्कुल ऐसा बात नहीं कहा मैंने। जहाँ पे आंसर्स ग्राफिकली दिखा सकते हो, कोई डेटा को ग्राफिकली लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई डिफ्लेशनरी गैप समझा रहे हो, इन्फ्लेशनरी गैप समझा रहे हो, आप कोई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन समझा रहे हो, तब आप ग्राफ ज़रूर बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके साथ साथ लिखने वाला आंसर भी लिखो। और अगर आप कोई भी टॉपिक को सिर्फ ग्राफ से समझा रहे हो तो ये भी गलत है। हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक आया जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसको आपने सर्कुलर फ्लो की तरह ही समझा के छोड़ दिया, तो गलत है। आपको पहले पैराग्राफ वाइज लिखना है, और उसके बाद आप नीचे शो कर सकते हो कि दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। तो ये बात पे ध्यान रखिएगा। दूसरा, कई बच्चे एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि मैं बोलूँगा अवॉइड करिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस है, ज़्यादा एब्रिविएशन यूज़ मत करिए। देयर आर सम एक्सेप्टेबल एब्रिविएशंस इन एग्जाम हॉल, जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, तो वो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। बट ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप उसका फुल फॉर्म लिख के आए, जितना हो सके। कई बच्चों को मैं देखता हूँ डेप्रीसिएशन को डेप, कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को वो इतना शॉर्ट बना देते हैं और अपना ही नया एब्रिविएशन निकाल लेते हैं कि क्या बताऊँ। तो सिंस आप वो सब चीज़ अवॉइड करोगे तो आपको बहुत सुविधा रहेगा एग्जाम में फुल नंबर लाने की और अच्छा नंबर लाने की। और नेक्स्ट, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। मैं ये चीज़ देखता हूँ जब सजेस्टेड आंसर्स आते हैं और बच्चे जब मिलाते हैं अपना आंसर और बोलते हैं सर मेरे को नंबर कम मिला, तो वो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि प्रैक्टिकल सम्स में वो सिंपली वैल्यूज़ को तुरंत ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज एक मनी मार्केट का सम्स है जिसमें MM1, MM2 या MM3 निकालना है, तो बच्चे सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ऐड करके आ जाते हैं। सबसे गलत तरीका है। पहले आपको MM1 का फॉर्मूला लिखना चाहिए और उसके बाद उसके वैल्यूज़ को नीचे दिखाने चाहिए। जो बच्चे अवॉइड करेंगे फॉर्मूलाज को, चाहे वो नेशनल इनकम के सम्स में हो, चाहे वो मनी मार्केट के सम्स में हो, उनको नंबर कम मिलेगा। तो ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो। अगेन,
आपको इकोनॉमिक्स का पेपर एफएम के बाद ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपका इको बहुत स्ट्रांग है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एफएम का सपोज आपको कोई एक सम्स नहीं आता, आप उसको जगह छोड़ के इकोनॉमिक्स को साथ में लास्ट में कीजिए, क्योंकि एफएम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इकोनॉमिक्स में अगर आप शुरू में टाइम दे दोगे ना तो क्या होता है, कई बच्चे जो ज़्यादा होशियार होते हैं एफएम में की जगह इकोनॉमिक्स में, जो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर देंगे इकोनॉमिक्स को और फिर एफएम करने में दिक्कत हो जाएगा। एफएम का मार्क्स ज़्यादा है और सम्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो लास्ट में पैनिक के वजह से एफएम खराब ना हो जाए और पूरा पेपर पानी में ना चला जाए, उससे अच्छा आप इकोनॉमिक्स लास्ट में करो, जिससे आपको पता है कि यार ये तो हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो एफएम स्टार्ट करोगे, इको बाद में करोगे। मेरे लास्ट टर्म में भी मैंने बच्चों को यही गाइडेंस दिया और वो लोग बखूबी तरीके से टफ पेपर को भी हैंडल कर पाए। बट कई बच्चे जो बाद में मेरे को बताए, जो कि मुझसे नहीं पढ़े थे, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, उन्होंने बोला सर हम एफएम से इतना घबरा गए थे कि हम इको शुरू में अटैम्प्ट कर दिया और उसके बाद एफएम करने का हिम्मत ही नहीं बचा। तो ये जो तरीके से पेपर अटैम्प्ट होता है ना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप प्लीज़ इकोनॉमिक्स बाद में अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टेंटेटिव मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। मेरे तरफ से आपके लिए एक तोहफा जो मेरे को लगता है नवंबर 23 के एग्जाम्स में पूछे जाने चाहिए। प्रैक्टिकल को अगर मैं बात करूं तो एनआई का कंप्यूटेशन का एक सम्स आएगा 5 नंबर का और 3 नंबर का एनआई मल्टीप्लायर निकालने का सम्स रहेगा। इवन मल्टीप्लायर को यूज करके डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और इक्विलिब्रियम निकालने का सम्स रह सकता है। इसके बाद मनी मार्केट में एमएम्स यानी मॉनेटरी एग्रीगेट्स के सवाल 1 2 3 4 वो पक्का आना ही आना है। और उसके साथ साथ मनी मल्टीप्लायर, मनी के जितने भी मल्टीप्लायर थे, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी के, ये प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरेटिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है और मैंने मार्क्स वाइज भी सेग्रीगेट किया है। रफली 4 मार्क्स एनआई का डेफिनेशन 2 नंबर और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आने का चांस बहुत ज़्यादा है इस बार। सेकेंड, 12 नंबर पूरा का पूरा थ्योरी रहता है पब्लिक फिनेंस से और वो मेरे थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट यूनिट 1 से, उसके बाद एक्सटर्नलिटीज यूनिट 2 से, प्राइस कैप यूनिट 2 और 3 मिला के, और पिगवन टैक्सेस यूनिट 3 एंड लास्ट यूनिट 4 से बजट को यूज करना किस तरीके से हम कर सकते हैं मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज के ऊपर। उसके बाद आपका 5 नंबर का मॉनेटरी मनी मार्केट का थ्योरी टॉपिक आ सकता है जिसमें क्यूटीएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यानी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, और जो भी डिफरेंस में मेरे को लगता है इस बार इंपॉर्टेंट है आपका एमएसएफ और एलएफ के ऊपर डिफरेंस, यानी कि मार्जिनल जो अपना स्टैंडिंग फैसिलिटी रहता है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर टॉपिक। इसके बाद 12 नंबर का मैंने सोच रहा है इस बार कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक्सचेंज रेट रेजिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेग्ड, हार्ड पेग्ड, सॉफ्ट पेग्ड, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स, एंटी डंपिंग ड्यूटीज और एफडीआई का टॉपिक तो हॉट फेवरेट रहता है सीए इंस्टीट्यूट का, जो वो हर टर्म पूछते हैं। तो ये पर्टिकुलर फुल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वाइज क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा एफएम भी बताया था। तो होप आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपको कुछ समझ में आया हो कि आपको कैसे करना है, एग्जाम हॉल में क्या करके जाना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ज़रूर बताइएगा अगर ये टिप आपको अच्छा लगा हो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि यार कोई हमें समझा दे कि कैसे पेपर लिखना है। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, टाटा, बाय बाय।